फ्रेंड्स, स्किल साधना में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमारा उद्देश्य है देश के युवाओं और प्रोफेशनल को सशक्त बनाना, उनको प्रेरित करना और ये बताना कि अपने आप को सीमित करने वाली सोच को आप कैसे हटाएं, बिजनेस जार्गन्स और बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझें, न्यू टेक्नोलॉजी को अपने करियर में कैसे शामिल करें और अपने आप को आत्मनिर्भर और पर्पसफुल प्रोफेशनल कैसे बनाएं। तो आपने देखा इस चैनल का नाम स्किल साधना कर दिया हमने स्किल क्लब से, क्योंकि जो हमने अभी आपको अपना उद्देश्य बताया उससे हमें लगा कि स्किल साधना ज़्यादा हमारे उद्देश्य को आप तक पहुंचा रहा है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी बिजनेस न्यूज़ की, जो कि आजकल काफ़ी टाइम से इनफैक्ट हाईलाइट्स में है। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि जियो एक के बाद एक बिजनेस डील कर रहा है। बड़ी से बड़ी दुनिया की कंपनी जियो में इन्वेस्ट कर रही है। जियो ऐसी कंपनी बन गया है जिसमें सारी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज, फेसबुक, गूगल, इंटेल, इवन बड़े बड़े वेंचर फंड्स भी इन्वेस्टेड हैं। यहाँ तक कि न्यूज़ में आपने रेगुलरली पढ़ा ही होगा कि मुकेश अंबानी दुनिया के 6th रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं, क्योंकि उनकी जो नेटवर्थ है वो इतनी बढ़ गई है इन रिसेंट वैल्यूएशंस की वजह से। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी समरी लेने के लिए हमारे साथ चैतन्य जी हैं। चैतन्य जी, वेलकम। या वैभव जी, धन्यवाद और हमारे दोस्तों का भी स्वागत है। वैभव जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा नाम रखा है आपने चैनल का, स्किल साधना, और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समराइज़ किया। हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो, और या तो जो है जो हमारे दोस्त ऑलरेडी जॉब में हैं और वो अपने करियर को और निखारना चाहते हैं और उसमें प्रगति करना चाहते हैं और बहुत क्विकली राइज करना चाहते हैं, तो इन सभी दोस्तों के लिए ही हमारा ये सारा इनिशिएटिव है। और हम आपको, जैसा वैभव जी ने बताया, कि हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आपके अपने एरिया के तो आप एक्सपर्ट हैं ही, उसके अलावा जो है एक ओवरऑल सारी चीज़ें कि आप अपने बारे में, जो आपकी कई बार हमारी ऐसी बिलीव हो जाती है कि यार मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल नहीं जा पाया, या मैं जो है सीए नहीं कर पाया, या जो है मैं टॉप कॉलेज में नहीं गया, तो मतलब अब यार अब तो मैं मेरा कैरियर जो है वो टॉप नॉच नहीं हो सकता है। तो ये सारी जो भी साइकोलॉजिकल हमारी लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं उसको हटाना है, और बाकी सारी चीज़ें वैभव जी ने बताई दी हैं। तो अगेन वैभव जी, वेरी गुड नेम। आपने स्किल साधना से ये सारी चीज़ कंटिन्यूस लर्निंग वाली जो है वो निखर के आ रही है। तो बताइए वैभव जी, आज का टॉपिक भी बहुत रेलेवेंट चुना है। ये आज प्राइम मिनिस्टर ने, अभी मैं देख रहा था कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को एड्रेस करते हुए बोला है कि कोरोना वायरस के समय जो लॉकडाउन चल रहा है, इस समय भी इंडिया इज वन ऑफ द रेयर फ्यू कंट्रीज कि जहां पे जो है $20 बिलियन का एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, और ये $20 बिलियन जो है वो पूरा का पूरा ये रिलायंस का ही इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच सकते हैं कि रिलायंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे। हाँ वैभव जी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया, ये एक नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाला एक न्यूज़ बन चुका है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम समझें कि ये सब हुआ कैसे और किस डायरेक्शन में और किस तरीके से रिलायंस इवॉल्व करने वाली है। जैसा आपने बताया कि ये अ, एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट करेगा हमारे पूरे इकोसिस्टम में, चाहे वो जैसे वीडियो कंजम्पशन है या आगे आने वाली टेक्नोलॉजी है। हम इनफैक्ट जियो के लॉन्च के साथ ही हम देख चुके हैं कि इंडिया में डेटा का कंजम्पशन कितना ज़्यादा बढ़ा है। पहले इंडिया में डेटा का एवरेज कंजम्पशन बहुत कम था, और जियो के आने के बाद अब ऑलमोस्ट लोगों को आदत पड़ गई है कि 1.5 GB के आसपास दिन का वीडियो देखना ही देखना है। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैतन्य जी, आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहूँगा कि जब ये जियो का एक लॉन्च की बात मुझे याद है, डीमोनेटाइजेशन के टाइम चल रही थी कि रिलायंस ने इतना सारा लोन ले लिया है, इतना लोन लेके उन्होंने अपना ये जियो लॉन्च किया है, क्या होगा, कैसे होगा। उस टाइम लोग इनफैक्ट इन्वेस्टर्स डर रहे थे कि रिलायंस के ऊपर इतना डेट है, वो कैसे चुकाएंगे, बिजनेस कैसे चलेगा। अपना प्रोडक्ट वो फ्री में दे रहे थे, जो एक्चुअली बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था रेवेन्यू कैसे बनाएंगे। टेलीकॉम कंपनीज कंप्लेंट कर रही थी कि प्रेडेटरी प्राइसिंग है। वहां से यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, थोड़ा सा समरी दीजिए इसके बारे में।
जी एकदम सही आपने बोला कि इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर है, इंडिया की टेलीकॉम जर्नी ऐसी रही है कि इंडिया ने जो है फिक्स लाइन को छोड़ करके डायरेक्टली जंप मारी मोबाइल टेलीफोनी में। तो 2000 के आसपास जो है, जब इंडिया में अगर आपको याद हो कि बहुत सारे घरों में फिक्स लाइन नहीं होती थी, लेकिन मोबाइल जो है वो एक तरीके से सबके पास होने लगा। तो ये इंडिया की वर्ल्ड वाइड सक्सेस स्टोरी गिनी जाती थी। बट बाई एंड ऑफ 2000, मतलब 2009-10 के आसपास आने पे हमारा टेलीकॉम मार्केट जो है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होने लगा। और उसी समय जो है ये 2G ऑक्शन से रिलेटेड जो है, जो 2G स्कैम की बात आई, और उसके बाद से जो है ये स्पेक्ट्रम इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टेलीकॉम ऑपरेटर। तो वो जो है उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ी और मार्केट जो है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया था। तो ऐसे मार्केट में शायद रिलायंस जैसी कंपनी ही लेट एंट्री करके और इतने बिग स्केल पे आके और सक्सेसफुल हो सकती थी। तो शायद लोगों को आप कहना ये चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका था कि प्राइसिंग बहुत कम है। स्पेक्ट्रम, आप कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम कंपनीज को खरीदना पड़ता है अपनी कंपनी शुरू करने के लिए, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेट्स बड़े कम है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप बहुत कम है। तो कोई बहुत बड़ी कंपनी जिसके पास बहुत कैपिटल है वही ये काम कर सकती थी। या तो यस, करेक्ट। तो अब इसमें ये डाउट तो डिमोनेटाइजेशन के समय जियो अपनी नई स्कीम लेके आई जो, और आते ही इन्होंने जो है जैसा आपने बोला डेटा एकदम फ्री कर दिया और लोगों को आदत लग गई। मतलब सभी के पास, जिनके पास फ़ोन थे, सभी ने अपने अपने जियो के कनेक्शन ले लिए, जियो के फ़ोन ले लिए, और सभी को जो है ये वीडियोस की और डेटा कंजम्पशन की आदत हो गई। तो मार्केट इन्होंने जो है जो कैप्चर किया वो तो इन्होंने बहुत एक तरीके से प्रेडेटरी प्राइसिंग करके किया, जो आपने एकदम सही कहा। बट इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो एक क्राउडेड मार्केट था वो वैसे भी धीरे धीरे वो कम हो रहा था, वैसे भी प्लेयर्स जो है धीरे धीरे जा रहे थे। रिलायंस के आने के, जियो के आने के बाद से जो है वो एकदम एक तरीके से जो है डुओपोली टाइप बन गई। ओलिगोपोली बोलेंगे वोडाफोन आइडिया, बट वोडाफोन आइडिया भी जो है एकदम आईसीयू में ही है। तो एक तरीके से एयरटेल और रिलायंस का प्ले हो गया। तो उसके बाद से हमने देखा कि रिलायंस, जैसा आपने बोला, इतना कैपिटल इसमें इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, और रिलायंस जो है वो इतनी कैश रिच कंपनी है, इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, तो दे कुड अफोर्ड टू रेज लॉट ऑफ डेट। आप डेट मार्केट से लोन तभी उठा सकते हैं जबकि आपकी बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग हो। अगर आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन होगा तो फिर कोई फ्रेश लेंडर जो है वो आपको क्यों लोन देगा। तो यहाँ हम अपने लिसनर्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें जो आप बताना चाह रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से पहला पॉइंट बताया कि मार्केट ऐसा हो रखा था कि कैपिटल बहुत चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। और दूसरा आपने बताया कि जैसे आपने जो अभी बैलेंस शीट वाली बात बताई, जस्ट इसकी टेक्निकलिटीज हम अपने लिसनर्स को क्लियर कर देते हैं कि देखिए बैलेंस शीट कंपनी की एसेट्स को एक तरीके से मेजर करने का एक तरीका है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मेजर करने का तरीका है। रिलायंस इतने बड़े स्केल की कंपनी है, जो भी एक बड़े स्केल की कंपनी होती है जिसके एसेट्स बहुत हैं, उनको एक तरीके से आप ये सोचिए कि बैंक्स का ट्रस्ट ज़्यादा होता है कि ये कंपनीज की लाइफ ज़्यादा है, इनकी रीपे करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उनको लोन आसानी से मिल जाता है। वही कंपनी का स्केल छोटा होता है तो उन्हें लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। करेक्ट। लोन आसानी से भी मिलता है, और लोन उनको जो है वो कंपैरेटिवली बेटर इंटरेस्ट रेट से मिलता है, क्योंकि बिजनेस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस का कि मोर रिस्क मोर रिटर्न। तो जिस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा नहीं होगा तो वो उस कंपनी में जो भी लेंडर लोन देगा उसका रिस्क ज़्यादा होगा, इसलिए वो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो रिलायंस जैसी कंपनी को आसानी से तो लोन मिलता ही है, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन मिलता है। तो यही कहानी है वैभव जी कि रिलायंस जैसी कंपनी ही आकर के मार्केट में इस स्केल पे कैप्चर कर सकती थी, और उन्होंने वो किया भी। बस इस प्रोसेस में हुआ क्या कि उनका डेट बहुत ज़्यादा हो गया, और थोड़ा सा जो उनका जो कैश काऊ हम बोलते हैं, कैश काऊ आप अपने दर्शकों को बताइएगा, तो अपने लिसनर्स को, तो इनका जो मतलब मेन जो कैश आता है इनका पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल बिजनेस से, तो वो भी थोड़ा सा हल्का सा रफ फेज में जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2013-14 से जो है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो कम हो गई हैं, तो उस बिजनेस में थोड़ा सा प्रेशर था। तो रिलायंस का जो है वो जियो की वजह से उनका बैलेंस शीट थोड़ा ब्लोटेड हो गया था। अब ये जो इनिशिएटिव, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उससे जो है फिर
वो उनका लोन हटा है। अगर आपको याद होगा लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने बोला था कि वी इंटेंड टू मेक रिलायंस डेट फ्री, लोन फ्री बाई मार्च 2021, और वो करने में वो सफल हुए हैं समय से बहुत पहले। वैभव जी बहुत बढ़िया आपने बात बताई चैतन्य जी, जो डेट फ्री करने की बात आपने बताई। इससे पहले कि मैं श्रोताओं को इस बारे में बताऊं कि ये कैश काउ क्या कॉन्सेप्ट होता है, एक बार और आप थोड़ा सा ये बताइए कि ये डेट फ्री करने से रिलायंस को क्या फ़ायदा हुआ, कैसे उनके इन्वेस्टर्स को और कंपनी की हेल्थ को इससे क्या फ़ायदा मिला, और लॉन्ग टर्म में उनके लिए क्यों ज़रूरी था? देखिए लॉन्ग टर्म, देखिए इसके पीछे एग्जैक्ट स्ट्रैटेजिक इंटेंट तो उसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी, बट ये था कि उनका जो है जो उनका डेट था वो अराउंड 21.5 बिलियन डॉलर हो चुका था। तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि उनका जो ऑयल बिजनेस था वो भी थोड़े प्रेशर में चल रहा था बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड फिनोमिना ऑफ प्रेशर ऑन क्रूड ऑयल प्राइसिंग। तो अब उनको थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए था, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि बैलेंस शीट में अगर मेरा ऑलरेडी डेट हो बहुत ज़्यादा, तो फिर फ्रेश डेट रेज करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। और रिलायंस अब जिस स्केल पे इन्वेस्ट, ये तो जियो में पेनिट्रेशन करना, लोगों मार्केट कैप्चर करना, ये तो इनका स्टेप 1 था। रिलायंस अभी हम आगे बात करेंगे कि इनका जो फाइनल एम है, जहां तक ये पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इनको अभी और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम 5G के बारे में बात करेंगे, हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करेंगे, हम जियो मार्केट में नई मोबाइल फोन लेके आने वाली है जिसके लिए गूगल और जियो प्लेटफॉर्म में समझौता हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको एक बहुत और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है अगर आपकी बैलेंस शीट डेट फ्री, और इसके अलावा एक और मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इसको करने के लिए जो रिलायंस ने सऊदी अरामको, जो सऊदी अरेबिया की इनफैक्ट वर्ल्ड की बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, वो ऑयल प्रोड्यूसर भी है, ऑयल रिफाइनिंग भी करती है, पेट्रोकेमिकल में भी वो जा रहे हैं। तो उनके साथ जो है रिलायंस ने ये किया था कि सऊदी अरामको को वो अपना 20% स्टेक बेच करके $15 बिलियन का वो मनी रेस करेंगे, जो उनके डेट को रिड्यूस करेगा। तो वो संभव नहीं हो सका। तो और फिर ये सब सारे इन्वेस्टमेंट जो नए नए आए जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगेन आपके समराइज करते हुए कि मेन इसके पीछे पर्पस यही था कि भाई हम अपनी कंपनी को जो है फिर से बैलेंस शीट को एक फ्रेश और हेल्दी लेके आए, डेट कम करें, क्योंकि डेट हमेशा रिस्की होता है, और अगर एक लिमिट से ऊपर चला जाए और मेरे बिजनेस पे अनड्यू प्रेशर क्रिएट करता है। तो बिल्कुल, फ्रेश तो कैपिटल, इसी के ऊपर थोड़ा सा बस इसी के ऊपर थोड़ा सा समझाते हुए एक जो हमारे श्रोता हैं उनको एक बेसिक चीज़ समझा देते हैं। देखिए, जैसे आप होम लोन लेते हैं और होम लोन आप लेते हैं तो आपकी ईएमआई कटनी शुरू होती है, और वो ईएमआई आपकी टोटल मंथली इनकम है जो उसको कम कर देती है। वैसे ही डेट है कंपनी के लिए। अगर कंपनी के पास अगर कोई, जैसे अभी चैतन्य जी ने बताया कि उनका डेट कुछ बिलियन डॉलर्स में चला गया था, तो वो उनके 21.5 बिलियन डॉलर 21.5 बिलियन डॉलर में चला गया था। तो वो उस इंटरेस्ट को जब आप देना शुरू करते हो, उस लोन पे जब इंटरेस्ट देते हो, तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्पैक्ट होती है। और दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक बिजनेस के लिए डेट के अलावा होता है इक्विटी, यानी या तो आप लोन ले लीजिए या आप अपने बिजनेस के शेयर्स किसी को दे दीजिए। शेयर्स देने में आपको उसको एज एन इंटरेस्ट नहीं सर्व करना है, आपको अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या आपके शेयर्स के थ्रू कोई रिटर्न्स कमा सकता है जब आपके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। तो वहाँ पर आपको कोई मंथली कॉस्ट नहीं लगती है। तो वहाँ से आई थिंक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर जो प्रेशर था, बिकॉज जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि टेलीकॉम और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म का एक प्रेशर रहता है, तो आई थिंक वो काफ़ी कम हो गया इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद। और जैसे आपने बताया कि ये इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आए, तो एक छोटी सी इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक क्यूरियोसिटी होती है कि इतने बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, इतने बड़े बड़े नाम अगर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई बड़ा विजन और कोई बड़े सोच की वजह से कर रहे होंगे।
वहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या सोच है इन कंपनीज की? देखिए, जैसा आपने शुरू में ही बोला था इस पॉडकास्ट के कि फेसबुक, इंटेल, क्वेलकॉम, गूगल, तो इसके अलावा जो है सारे जो टॉप नॉच जो सोवरीन वेल्थ फंड्स हैं और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अब एक एक करके आते हैं कि भाई फेसबुक ने आखिर में क्यों इन्वेस्ट किया। तो देखिए, फेसबुक का एक बहुत बड़ा एक्विजिशन था, आई थिंक 2012-13 में। कब था ये व्हाट्सएप का एक्विजिशन फेसबुक का? 2013 के आसपास। 2013 के आसपास था। तो वो अपने समय का बहुत बड़ा एक्विजिशन था। और फेसबुक को अभी व्हाट्सएप को मोनेटाइज करना है, और इंडिया में व्हाट्सएप की पेनिट्रेशन वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। तो अब जो है व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने के लिए वो लोग व्हाट्सएप पे भी लेके आ रहे थे, बट उसको कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा था। रिलायंस जो है वो ऑलरेडी, देखिए, अभी जो भी चाइना के साथ हम चाइना के साथ जो इंडिया के इश्यूज चल रहे हैं, उसमें भी हमने पॉडकास्ट किया था। तो इसको लेकर के एक सर्टेन प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आई हैं, और ये केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आई हैं। यूएस में भी आई है, यूके में भी, हर जगह आई है। तो इससे रिलेटेड जो है, अगर एक इंडियन कंपनी डेटा एक्सेस करे तो उसको कम विरोध का सामना करना पड़ेगा। रेगुलेटर जो है उसको थोड़ा सा कम सस्पिशियस नजरों से देखेगा कंपेयर टू अ फॉरेन कंपनी। तो एक तो ये था कि भाई एक इंडियन कंपनी के साथ हम ज्वाइंट वेंचर अगर करके चलेंगे तो आई थिंक आपने बहुत बड़ी बात बोली है चैतन्य जी। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक लाइन नीचे अंडरस्कोर बनाना चाहूंगा कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस का जो इनोवेशन है, बिजनेस का जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो वैल्यू क्रिएट करता है। बट एक चीज लोग भूल जाते हैं कि फंडामेंटली एक पॉलिटिकल रियलिटी है अंडरलाइन, जिसके ऊपर सारा ये बिल्डिंग ब्लॉक बन रहे हैं। अगर अमेरिका में एक फंडामेंटल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर रहा है जिसने वो स्टेबिलिटी दी है, तो बहुत सारा इनोवेशन उसके ऊपर हो पाया। आई थिंक वो आपने बहुत अच्छी बात समझाई है लोगों को कि ये सब लोग देखते हैं कि शायद रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियली ही नहीं, पॉलिटिकली भी लॉन्ग टर्म स्टेबल है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट से काफ़ी अलाइंड है। ये करेक्ट जो आपने ये बोला टर्म कि फाइनेंस में या रिस्क मैनेजमेंट पार्लेंस में की बोली में इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिस्क। तो पॉलिटिकल रिस्क जो है वो कम हो जाता है रिलायंस जैसी कंपनी के साथ टाई अप करने से। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी रिलायंस की हिस्ट्री में भी जाएं, यहाँ पे वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उस पर कई किताबें लिखी गई हैं, और बहुत हमारे दोस्त अगर गूगल वगैरह करेंगे तो उनको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। गुरु पिक्चर भी बनी है जो सो कॉल्ड धीरूभाई अंबानी के ऊपर थी। तो रिलायंस की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो रिलायंस जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे थर्ड पार्टी की गवर्नमेंट हो, चूंकि वो इतने बड़े हैं और शुरू से ही वो पॉलिटिकल रेगुलेटरी मैनेजमेंट में वो काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। एक तो इंडियन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, प्लस उनका अपना जो एक स्किल है पॉलिटिकल। अगर इस बात पर आए कि अब ये बेसिक स्टार्टिंग फैक्टर हो गए, जैसे आपने बताया फाइनेंशियल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क कम होना, लेकिन फ्यूचर के लिए विजन क्या है? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज, कौन सी ऐसे बड़े प्लेज हैं कि जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जितना मुझे देखने को समझ में आया एज अ यूजर, कि जब से रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी ऐप को हुआ तो वो था यूट्यूब। उससे पहले जियो के पहले अगर यूट्यूब चैनल्स के व्यूज़ अगर 100 आते थे, तो जियो के बाद वो 5000 हो गए, या कई चैनल के 50,000 हो गए। तो ऐसे आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी, कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जिन पर ये जो पार्टनरशिप है ये फोकस करने वाली हैं? तो आपने YouTube का नाम लिया, मैं उसमें एक्चुअली WhatsApp का भी नाम ऐड करूंगा, क्योंकि WhatsApp की भी पेनिट्रेशन बहुत बड़ी। इनफैक्ट कहा तो ये जाता है कि बेसिकली जो इलेक्शंस के समय जो पॉलिटिकल मैसेजिंग हुई, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हुआ, उसमें भी WhatsApp के माध्यम से जो है ये एंड
सिटीजन तक जो है वो रूरल एरियाज में भी पहुंच सके, क्योंकि वहां तक जो है जियो के फ्री डेटा की वजह से वहां तक यूट्यूब और व्हाट्सएप का पेनिट्रेशन हो चुका था। तो जैसा मैंने बोला कि फेसबुक को व्हाट्सएप को मोनेटाइज करना है और उसका माध्यम बनेगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि अभी तो हम जो है व्हाट्सएप फ्रीली यूज करते हैं, बिजनेस के लिए भी व्हाट्सएप है, बट मेन जो उसका मोनेटाइजेशन होगा, मोनेटाइजेशन का मतलब है कि जिससे जो है वो पैसा कमाएंगे, तो वो व्हाट्सएप पे होगा। और व्हाट्सएप पे कैसे यूज होगा कि जब हम कोई भी ट्रांसैक्शन करते हैं, तो जियो का नाम इन लोगों ने जियो प्लेटफॉर्म रखा है। तो जियो प्लेटफॉर्म जो है, जैसे आप देखेंगे कि अगर आप अपने मेल में जाएं तो जियो मार्ट के बहुत सारे मेल्स आपको आए रहेंगे, अगर आप अपने स्पैम फोल्डर में जाएं या मेल फोल्डर में। तो जियो मार्ट जो है ये एक कॉम्पिटिटर बन के आ रही है फ्लिपकार्ट या अमेजॉन की तरह, जो कि जो है वो आई थिंक अभी ग्रोसरी वगैरह में है ही, वो अभी हाई एंड चीज़ों में जा रहे हैं। हाई एंड चीज़ों का मतलब है कि जैसे वो फैशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में इस तरह के आइटम को भी सेल करेंगे जिसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो उसको वहाँ पे मैं जियो मार्ट पे कोई सामान खरीदूंगा तो उसको पे करने के लिए मैं फिर व्हाट्सएप को यूज़ करूंगा। तो ये इस तरीके से ये अपना एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएंगे कि जिसमें मैं वहां पे सामान खरीदते हुए मैं वहीं पे व्हाट्सएप के थ्रू पे करते हुए मैं सीमलेसली बाहर आ जाऊंगा। जैसा कि वो वी चैट है जो चाइना का प्लेटफॉर्म है, जो टेंसेंट कंपनी है, तो वो बहुत सक्सेसफुल हुई इस चीज को करने के लिए, और इसीलिए वो वहां की इतनी मतलब सारी दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी वो बन गई है। तो उसी को कुछ रेप्लिकेट करने की कोशिश है यहाँ पे। तो ये तो एक फेसबुक की बात हो गई वैभव जी, है ना। अब आते हैं कि गूगल ने क्यों रिलायंस के साथ समझौता किया। तो गूगल, देखिए कि गूगल सॉफ्टवेयर में तो है ही, हमको पता ही है कि वो सब जगह है, मैप्स में, सर्च में, सब जगह। बट गूगल जो है उसको भी मोनेटाइज करना है अपने बिजनेस को फर्दर, और इंडिया में वो कैसे आए। इंडिया में ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर में तो प्रेजेंट है ही। तो गूगल जो है वो मोबाइल मोटरोला का उसने एक्विजिशन बहुत कुछ साल पहले किया था, बट हार्डवेयर में गूगल सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जितना कि वो सॉफ्टवेयर में है। सॉफ्टवेयर का तो वो राजा है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि अभी एक नया फोन लेकर के आएगी जियो, जिसमें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे करंट जियो फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड नहीं है, वो एक काई करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो मुझे अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो वो भी एंड्रॉयड पे ही आधारित, नाम शायद आप काई ओएस है शायद। हाँ काई ओएस है। तो वो भी बेसिकली मतलब उसका भी बेस जो है वो एंड्रॉयड ही है, बट वो क्या है कि जियो का भी जो फोन था वो फीचर फोन था। तो आप बताएंगे दर्शकों को फीचर फोन और स्मार्टफोन के डिफरेंस के बारे में, या मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हाँ। फीचर फ़ोन जो है वो हमारे जैसे पुराने जनरेशन के फ़ोन होते थे जिसमें बेसिक जीपीआरएस कैपेबिलिटी है, बट इंटरनेट और ऐप्स और इकोसिस्टम नहीं है। एक स्मार्टफोन में दो की डिफरेंस होते हैं। कैमरा वगैरह तो खैर अलग बात हो गई, बट जो दो की डिफरेंस होते हैं वो ये कि एक स्मार्टफोन में थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल हो सकते हैं, और वो ऐप्स कोई और डेवलपर भी बना सकते हैं, ना कि सिर्फ एक मेन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। और दूसरा कि उसमें इंटरनेट की कैपेबिलिटी सेम होती है जैसे आपके कंप्यूटर में है। आप एक वाईफाई से कनेक्ट करके या जीपीआरएस से कनेक्ट करके या 3G 4G से कनेक्ट करके इंटरनेट के सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जो जियो का अभी तक जो फोन 2016 के बाद जो जियो ने फ्री में दिया था वो फीचर फोन था, वो स्मार्टफोन नहीं था। तो अब जियो जो है वो स्मार्टफोन लेकर के आएगी और जो एंड्रॉयड पे पूरा आधारित होगा। तो गूगल जो है वो उसलिए गूगल ने पार्टनरशिप की जियो के साथ कि जो है वो मोबाइल बिजनेस में वो एंटर करना चाह रहे हैं, तो एज अ जॉइंट वेंचर, तो जिसमें अभी वो सारे प्लान्स या उसका कंटूर अभी पूरी तरीके से लोगों के सामने नहीं आया हुआ है कि किसका क्या रोल होगा। ये शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये डिस्कशन बड़ी टेक्नोलॉजिकली भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हालांकि आपने इस हमारे प्रश्न का काफ़ी आंसर दे दिया है कि बहुत सारे जो मुझे समझ में आया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कुछ एग्जिस्टिंग जो है फेसबुक के, गूगल के बिजनेस मॉडल्स हैं जो उनके करंट टेक्नोलॉजी से अलाइन होते हैं,
जैसे गूगल के लिए हार्डवेयर है या फेसबुक के लिए वो पेमेंट्स है। तो ये बिजनेस मॉडल उन्हें लगता है कि वो रिलायंस के साथ इस पार्टनरशिप में एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। उसके अलावा आपने बाकी एग्जांपल लिया कि रिलायंस ने बहुत स्टार्टअप्स को एक्वायर किया था एआई वगैरह में, तो वहाँ भी शायद कई सारी चीज़ें निकल के नए सॉल्यूशंस आ पाएंगे। और ये भी आपने बड़े अच्छे से बताया, जो एंड्रॉयड वाली बात आपने बताई कि इसमें भी इनफैक्ट जितना मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था कि गूगल भी अपनी नई टेक्नोलॉजीज बना रहा है, शायद वो भी एंड्रॉयड से अलग मूव कर रहा है, बिकॉज एंड्रॉयड ओपन सोर्स है और गूगल अपना कुछ एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना रहा है। तो इसके ऊपर भी आई थिंक काफ़ी हम एक अलग डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैं बस आपसे इस डिस्कशन को समराइज करने के लिए एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को मिली है कि कैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश हुई, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स किस पर्सपेक्टिव से हो रहे हैं, और थोड़ी हमने हिस्ट्री की भी बात करी, रिस्क मैनेजमेंट की भी बात करी। अब मेरा बस एक कंक्लूडिंग प्रश्न आपसे ये है, आप इससे इकोसिस्टम में क्या रिजल्ट देखते हैं? इंडियन इकोसिस्टम के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम या इंडस्ट्रीज कह लीजिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे इकोसिस्टम या कौन से ऐसे मार्केट्स होंगे जो इंडिया में निकलेंगे जो अच्छा कर पाएंगे, या क्या एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा इसका इंडियन इकोसिस्टम में? बाबू जी, इसको थोड़ा मैं और डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा, तो शायद हो सकता है कि ये थोड़ा खींचे, ये शायद कंक्लूडिंग प्रश्न ना हो, तो कोई बात नहीं। देखिए, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। देखिए, अभी जो रिलायंस जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं कि फेसबुक भी आ गया, इंटेल भी आ गया, गूगल भी आ गया, क्वेलकॉम भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट के भी साथ इनकी पार्टनरशिप हो गई। तो अब जो है इन्होंने मतलब गेम को पहले तो जो है 2016, 17, 18 तक जो है ये केवल टेलीकॉम ऑपरेटर थे, लाइक एयरटेल या वोडाफोन आइडिया की तरह। अब जो है आप ये देखिए कि रिलायंस जो है वो फ्लिपकार्ट बनने जा रही है, ई कॉमर्स करेगी जियो मार्ट के थ्रू। वो जो है पेटीएम बनने जा रही है व्हाट्सएप पे की तरह। वो जो है सैमसंग बनने जा रही है, स्मार्टफोन की सप्लाई करेगी गूगल के साथ जो है पार्टनरशिप करके, जिसमें एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म रहेगा। वो जो है 5G टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। तो 5G की टेक्नोलॉजी तो इरिक्सन, नोकिया, इस तरह हुआई, इस तरह की कंपनीज करती थी। तो वो एक मतलब प्राइमरी टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर को टेक्नोलॉजी देती थी, वो बन के आ रही है। इनका जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी अलायंस है, जिसमें कि ये क्लाउड बिजनेस में जा रहे हैं। तो ये जो है अमेजॉन वेब सर्विसेज के कॉम्पिटिटर की तरह बनने जा रहे हैं। इसके अलावा जो है जैसे अमेजॉन की म्यूजिक है, इन्होंने कई तरीके की, जैसा आपने बोला कि इन्होंने बहुत, जब जियो इन लोगों ने लॉन्च किया तो 2017 से लेके 2020 के बीच में इन लोगों ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं। सारी चीज तो हम इस पॉडकास्ट में नहीं बता पाएंगे, बट धीरे धीरे ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या फिर जो ड्राइवरलेस व्हीकल हो गई, फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, तो इन सब चीज़ों में जो है रिलायंस ने इन सब की कंपनीज, जो लीडिंग कंपनीज थी वेदर इन इंडिया और अब्रॉड यूएस में, तो वहां उन लोगों ने इन कंपनीज को, किसी को $1 बिलियन में, किसी को $1 मिलियन में खरीदा है। अब इन लोगों ने अपने आप को इतना थ्रू दीज टाई-अप्स एंड एक्विजिशंस इतना स्ट्रांग बना लिया है कि जो मुकेश अंबानी जी ने बोला कि रिलायंस इज रेडी विथ 5G टेक्नोलॉजी, तो इसको हम अब लाइटली नहीं ले सकते हैं। क्योंकि 5G तो देखिए, ये तो कोई हमें किसी टेलीकॉम एक्सपर्ट को इनवाइट करना पड़ेगा इसको पूरा समझाने के लिए। बट 5G इज जैसे 2G, 3G, 4G वाज मोर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपके कितने टावर हैं और लाइन्स हैं, ये सब। 5G में तो वो रहेगी, वो आपको टावर्स वगैरह, थोड़े माइक्रो टावर्स और वो सब बढ़ाने पड़ेंगे। बट 5G इज मोर अबाउट द इकोसिस्टम, कि आपकी कितने टाई-अप्स हैं, क्योंकि 5G कैटर करेगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। तो ये जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, वहां पे जो है उसको मिस नहीं करना चाहते हैं ये जो जितनी भी लीडिंग कंपनीज हैं, फेसबुक और गूगल। क्योंकि वंस यू आर आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, देन इट बिकम्स अ चेजिंग गेम। तो ये जो आपका प्रश्न है कि इसमें अब आगे क्या होगा, तो मुझे ये लगता है कि देखिए, जिस तरीके से ये रिलायंस ने अभी अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, ऐसा लगता है कि मतलब कोई एक कंपनी तो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। अमेजॉन के अलावा तो मुझे इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं दिखता है। हाँ, हमारे स्टार्टअप के लिए ये एक तरीके से मुझे
अभी तो वैभव जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा है या खराब है, मुझे दोनों चीजें लग रही हैं कि अगर कोई स्टार्टअप कुछ अच्छा करके एक सर्टेन लेवल पे स्केल करके आ रहा है तो रिलायंस की वहां पे नजर जाएगी, तो रिलायंस शायद उसको एक्वायर कर लेगा, जो कि गलत चीज नहीं है। अगर रिलायंस उसको, अगर वो कंपनी रिलायंस को अपने आप को नहीं बेचती है तो इसका मतलब है कि वो उस कंपनी के पास एक्सेस टू फंड होगा, कहीं और से होगा, तो वो कंपनी और अच्छा करेगी, जो कि मार्केट के लिए अच्छा होगा। वैभव जी। बिल्कुल, आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज किए इसमें। आई थिंक मेरा बिगेस्ट टेक अवे तो यही है कि एक बहुत बड़ा एक ग्रैंड विजन इसमें से इमर्ज हो रहा है। अब वो विजन कहाँ तक जाएगा, कैसे पहुंचेगा, ये आई थिंक हम सबको इम्पैक्ट करेगा, इंडिया की पूरी इकोनॉमी को और पूरे इकोसिस्टम को, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। जो आई थिंक रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में जो अपने डायरेक्शंस भी शेयर किए थे या अपने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन भी शेयर किए थे, वो भी काफ़ी एम्बिशियस थे। तो जैसा आप कह रहे हैं, मुझे भी लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा देखा जाए तो बड़ा इंस्पिरेशनल भी है कि इंडिया से कोई ऐसी बड़ी कंपनी आ रही है जो जिसमें दुनिया की सारी लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी उसके विजन में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि अप्रिसिएशन मिलना एक बात है और कैपिटल मिलना एक अलग लेवल ऑफ सीरियसनेस और कमिटमेंट दिखाता है, और वो भी गूगल और फेसबुक 4-5 बिलियन डॉलर लगा रहे हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। जैसा आपने बताया कि कुछ आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि कौन सी कंपनी इनसे कम्पीट कर पाती है या क्या कौन से सेक्टर्स निकल के आते हैं। तब तक के लिए अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, और कोई और प्रश्न अगर आपको जिनके बारे में जानना है या डीप में समझना है तो कमेंट्स करके हमें बताइए। चैतन्य जी, आपकी तरफ से अगर कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं तो हम उनके साथ इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं। हाँ हाँ, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों से कि दोस्तों आप हमें अपने कमेंट्स वगैरह तो भेजिए ही, अपने सुझाव भी भेजिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय पे, जैसे ये हमारा ये जो सेगमेंट है, हम आपके लिए रेलेवेंट टॉपिक्स पे, बिजनेस इश्यूज़ पे, बिजनेस कॉन्सेप्ट्स पे हम आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं, जो कि हमारे चैनल पे, आप स्किल साधना चैनल पे उपलब्ध है। इसके अलावा ये जो हमारा करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, तो आपको किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर हम जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप आइए और आप अपनी नॉलेज हमसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा ये जो है बेसिकली ये है कि हम एक दूसरे से सीखेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू नो अबाउट दैट सब्जेक्ट या यू आर पैशनेट अबाउट दैट टॉपिक, तो प्लीज यू आर वेलकम। बाबू जी, आपका क्या विचार है इस बारे में? जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। हम लोग खुशी से इस चैनल को किसी भी तरीके से, जो अगर आपके प्रोफेशनल करियर को आगे बढ़ाने में हेल्प कर पाएँ, आपको और सशक्त बना पाएँ, तो उसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी। करेक्ट। तो धन्यवाद वैभव जी, अपने दोस्तों को भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद।